कर्नल कुणाल, देखिए एक बार ईरान के तरफ से जो है इस बात को कह दिया जाता है कि युद्ध हमने नहीं शुरू किया, और दोबारा इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अब तो हम बड़ा जख्म देंगे, जिसका जिक्र देखिए जिससे आप पे बातचीत भी हो रही थी। अब ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से कह दिया, अगर अमेरिका पर हमला करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या ईरान डरेगा या नहीं डरेगा? क्योंकि देखिए अगर हम ट्रेड वगैरह देखें तो इससे ईरान को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मिसाइल से अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचेगा ईरान के लोगों को और वहां पे जो रिजीम है उसको भी। ईरान अमेरिका का जैसा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उसमें गरीबी बहुत है और काफी आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनका शहर में तेहरान मैं गया हूँ, वो तो अच्छा है, मतलब था, लेकिन विलेजेस एंड डेजर्ट है, आधा माउंटेन है काफी। सो ईरान में बॉम्बिंग करें और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए तो ये अच्छा नहीं होगा ईरान का जनता के लिए। और एक बात और है, खोमेनी इज नॉट ए वेरी पॉपुलर लीडर देयर। जनता अभी शायद सपोर्ट कर रहा होगा एक्सटर्नल थ्रेट के वजह से, लेकिन हमको मालूम है कुछ ही महीने पहले वहां पे लेडीज लोग एगेंस्ट में गया था, उनका हिजाब या बुर्का पहनना राजी नहीं था, वो सबके सामने बाल काटा हुआ था, हमने वो फोटो टीवी में देखा है। सो आयतुल्ला खोमेनी का जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो प्रोग्रेसिव एडुकेटेड ईरानियन को पसंद नहीं है, पर्टिकुलरली दोज हु हैव सीन अर्लियर तो क्या गृह युद्ध की भी संभावना कर्नल कुणाल दिखाई दे रही है यहाँ पर? दिखाई दे रही है, और मेरे को लग रहा है खोमेनी का दिन खत्म है, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा, मतलब वही एम है, नैरेटिव हमें नहीं पता ईरान के पास न्यूक्लियर बम है क्या नहीं है। अमेरिका बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बाकी 5 देश का 4 देश नहीं बोला है, सिर्फ अमेरिका बोला है। जो चाइना, रशिया, इंग्लैंड ये नहीं बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। तो ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लोग भी नेटो के अंडर है, सो दे डोंट वांट टू गेट डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन विद यूएसए। तो मेरे को लग रहा है खोमेनी का दिन खत्म है यहाँ पर। और इसी पे गीतू, क्योंकि देखिए जिस तरह से कर्नल कुणाल ये कह रहे हैं कि खामनेई का दिन अब खत्म है, ऐसे में जो जानकारी मिल भी रही है कि अभी 3 जो है नाम जो है यहाँ पर खामनेई ने चूज कर लिए, जिसमें उनका बेटा भी है जो अब उसके बाद उनकी सत्ता को जो है वो संभालेगा। तो क्या यही अब जिस तरह से एक धार्मिक सरकार जो है ईरान के अंदर में है, वही आगे जारी रहने की संभावना है कि गृह युद्ध भी दिखेगा? क्योंकि हम देखते हैं अगर इस तरह का युद्ध होता है, बाहर से किसी कंट्री की तरफ से होता है और अमेरिका की अगर सीधी एंट्री होती है, तो वहां के लोग जो बदलाव चाहते हैं वो उसकी कोशिश भी जो है वो करने लगते हैं, जो हमें बलूचिस्तान के अंदर में भी देखने को मिला था, जिसके लिए भारत से सपोर्ट की मांग भी की गई थी। तो क्या अब वैसी भी तस्वीर निकल करके सामने आती हुई दिखाई देगी? प्रमुख बात है वो ये है कि बाकी देशों का नजरिया क्या रहने वाला है, और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान के रुख को लेकर, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ठीक है, यहाँ पर तख्ता पलट की बात तो हो ही रही थी और इसमें पाकिस्तान की मदद लेने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इसमें यह भी समझना होगा कि जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत हुई है और उसमें सीधे तौर पर एक एयरबेस बनाने की जो बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ अमेरिका की, और यहाँ पर ये सबसे बेहतर वो एयरबेस रहेगा जिससे कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की धरती से ईरान पर हमला किया जा सके। और ट्रंप ने ये जो मुलाकात की, लेकिन गीतू ईरान ने भी देखिए ये कह दिया सीधे तौर पे, पाकिस्तान को ये कह दिया कि अगर आप अपनी सरजमी देते हैं अमेरिका को हमारे पे हमला करने के लिए, तो फिर खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो क्या चौतरफा ईरान लड़ती दिखेगा से कि अगर आपने किसी भी तरह से एंट्री की, यानी उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कह दिया अगर कोई भी तीसरा देश यहाँ पर एंट्री करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सीधे तौर पर यह माना जाए अब पाकिस्तान की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह
से आतंकी फैक्ट्री चलाता है। आज ये देखिए कि चारों तरफ से भलाई लेने के चक्कर में पाकिस्तान अब खुद फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जाती है कि अगर ईरान पर किसी तरह का न्यूक्लियर हमला हुआ तो हम इजराइल पर बॉम्ब दाग देंगे, नहीं, यानी इसका वहां पर न्यूक्लियर खामियाजा अटैक करेंगे। नहीं, इसको खंडित कर दिया है। कहा गया कि हमने ऐसा कोई बयान जो है वो दिया ही नहीं था। मोहसिन रिजाई जो उन्होंने है यू टर्न लिया। वही जी। मैं बात आपको किरण बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो एकदम से यू टर्न लेता है, लेकिन पहले उसने यही बात कही थी कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। हालांकि बाद में उसने यू टर्न लिया, पलटी खाई, और उसके बाद यही नेचर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से एकदम से अपनी बातों पर नहीं रहता और वो कभी भी यू टर्न ले सकता है, यानी उसकी बात का कोई मायने नहीं है। यानी ये समझा जाए सीधे तौर पर अब पाकिस्तान की एंट्री भी इसमें है और ईरान उसे बख्शेगा नहीं। बिल्कुल, ये नियत है, ये नियत है पाकिस्तान के, हमेशा से हमने देखा है। और आपके पास कर्नल कुणाल इस बात को कि पाकिस्तान क्या, क्योंकि हम अगर देखें कि ईरान के बैक में कौन है तो पाकिस्तान का लगता हुआ पूरा बॉर्डर है, तो क्या वहीं से देखें दोस्ती के लिए एक शाबाशी जो है वहीं से चीजें मिलती हैं, वहीं से छुरा भी घोपा जाता है, तो क्या, क्योंकि देखिए एक लंच डिप्लोमेसी जो है वो हुई अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, नोबेल शांति पुरस्कार की बात भी कर दी जाती है। एक बहुत बड़ी बात की देखिए आपने तो जंग को रुकवा दिया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग रही थी। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान ईरान को दगा देगा, धोखा देगा, जो उसकी फितरत है वो करता दिखाई देगा? जो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन मिलता है, ये वन वे, ये अमेरिका का पेमेंट है जो हमें सपोर्ट करो। और हमें पता है, हमने डिस्कस किया है इसी चैनल में, जे पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है नहीं, वो अमेरिकन बम है जो क्या किरना हिल्स में रखा हुआ था। और ये एक फर्स्ट टाइम है अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई देश का मिलिट्री लीडर को लंच में बुलाया। नॉर्मली जो पाकिस्तान का पहले मिलिट्री लीडर गया था वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गया था, लेकिन ये इस बार आसिम मुनीर को जो बुलाया है वो सिर्फ बात किया है जे पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनकॉम्पिटेंट है, उसको मैं कोई महीना देता नहीं हूं। मैं पाकिस्तान का जनरल को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं और वही चलाएगा देश आगे। ऐसे एक सिम्टम्स तो हमने देखा ही है और उसको इसीलिए बुलाया था। हमने जो 5-6 पॉइंट दिया था क्यों आसिफ मुनीर को लंच में बुलाया, उसमें एक पॉइंट था जे तकरीबन 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ ईरान का, और ईरान को अटैक करने के लिए कोई बेस चाहिए, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कोई कंट्री चाहिए, वो पाकिस्तान उसको मदद करे और पाकिस्तान में एक कोई एयर बेस अमेरिका को मिले जहां से वो रिफ्यूलिंग और रिचार्ज रिफिट करने का सुविधा मिले। तो इसलिए वो मुनीर को बुलाया था जो पाकिस्तान से बेस बना के अमेरिका कैन अटैक ईरान। जी कर्नल कुणाल, इस चीज को हम थोड़ा समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नहीं पता कि वाकई जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था या नहीं बना रहा था, उसके पहुंच के बहुत करीब था या नहीं था। ये सबसे पहले दावा जो है इजराइल की तरफ से किया जाता है, फिर अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तुलसी का बात कहती हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, जैसे आपने भी अभी इसको लेकर के जानकारी दी। फिर आप कह रहे हैं जब ये हमला हुआ तो चाइना, रशिया, इन सब से बातचीत की गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो चाइना साथ में नजर आ रहे थे, रशिया का ये, रूस का ये है कि देखिए वो ईरान के सपोर्ट में तो है लेकिन खुल करके सामने नहीं आ सकता क्योंकि खुद अभी एक युद्ध में वो उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ में। तो क्या ईरान अब अलग थलग पड़ गया है या किसी का सपोर्ट? तुर्की में भी बातचीत हुई है जो ईरान के विदेश मंत्री है उनकी, तो ऐसे में तुर्की साथ देगा क्या? नहीं, आप ये डिस्टिंग्विश करें। अमेरिका अटैक करने का पहले खबर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक इंफॉर्मेशन के तौर पर चाइना को और रशिया को खबर दिया होगा जे वी आर नाउ गोइंग टू अटैक ईरान, ऐसा बात है। लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जे रशिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है या ईरान के अगेंस्ट में है। पुतिन ऑलरेडी बोल चुका है
जे अमेरिका को बोला है जे प्लीज डोंट एंटर इनटू द वॉर विथ ईरान। आप ईरान के साथ लड़ाई में जाओगे तो रशिया विल सपोर्ट ईरान। वो पुतिन ने बोला है, उसका वैल्यूएशन आप भी जहां पे है मैं भी वहां जी। पे हूं। तो लेकिन उन्होंने बोला है जे अमेरिका को नॉट टू इन्वॉल्व इन दिस वॉर। तो उसके बाद हम देखने हैं जे रशिया का क्या डिसीजन लेता है। मेरे को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो दिखता नहीं है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बॉक डाउन है यूक्रेन के साथ, और रशिया के साथ ईरान का कोई बॉर्डर भी नहीं है। वो भी अजरबैजान या क्रीमिया ये दोनों देश के बीच से जाना पड़ेगा। सो रशिया डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेगा क्या नहीं, ये भी डाउटफुल है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं गिराएगा अमेरिका, ये तो कंफर्म। मतलब इतना बेवकूफ तो ट्रम्प को हम जितने भी मजाक में ले, इतना बेवकूफ नहीं है जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा ईरान के ऊपर। एंड बट हम दोबारा एक ही बात कर रहा है, आयतुल्लाह खोमेनी का दिन तकरीबन खत्म है। तकरीबन खत्म है यहाँ पर। कर्नल कुणाल, क्या जो बात कर रहे हैं तुलसी गबार्ड ने जो ये कह दिया, ईरान ने भी देखिए जिक्र कर दिया कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्दबाजी कर दी? कुछ और इंतजार करना चाहिए था? 2 हफ्ते का जो समय दिया गया था, क्या रुकना चाहिए था और थोड़ा सा देख लेते कि वाकई ये वेपन बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या है असलियत, ये तमाम चीजें देखने की बात करते जी। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 देश है, उसमें 4 देश बोला है ईरान के पास बम नहीं है, ये विश्वास नहीं करता है। तो अमेरिका का बात हम कैसे मान ले सारी दुनिया को, जे तुम्हारे घर में बम है तुमको हम मारेंगे। मतलब इट इज यूनिलैटरली एक दादागिरी है। मतलब दादागिरी का हिंदी क्या है, जो भी है मतलब सुप्रीमेसी है। वो बोलता है जो मैं जो बोलूंगा वही है। उन्होंने ना कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। सो ये डाउटफुल है, और ये अमेरिका का हेजेमनी और सुप्रीमेसी का एक निदर्शन है। ये हमने पहले भी इराक में देखा था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर बॉम्ब ओनली। तो वहां पे यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस के साथ, फ्रांस बोला था यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये अटैक होगा इराक में, अमेरिका माना नहीं है। और फ्रांस ने बोला था जे हम वीटो देंगे ये अटैक के लिए। तो अमेरिका बोला था कि हम फ्रांस के बगैर परमिशन ये अटैक करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को हम मानते ही नहीं है। मतलब ऐसा डायलॉग दिया हुआ था उस टाइम जॉर्ज बुश ने। उसके बाद वो अटैक किया ईरान में। सदाम हुसैन को हटाने का बाद कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला नहीं है। ये एक नैरेटिव है, और कॉन्कोर्स एक अलग चीज है। नैरेटिव है जो स्टोरी बताया जाता है। हमने बांग्लादेश में हम देखे बात कर सकते हैं, जे एक नैरेटिव है स्टूडेंट एजुटेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री का बनाने का, वो लड़ाई में रिजर्वेशन वगैरह। लेकिन मेन जो कॉन्कोर्स है, मतलब एम है जो वो शेख हसीना को हटाना। ये मेरे को लग रहा है नैरेटिव है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको हटाओ, लेकिन मेन एम है शायद आयतुल्लाह खोमेनी को हटाओ, खामनी को हटाना। अब ऐसे में जब खामनी को हटाने की बात, या कर्नल कुणाल आप देखिए लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि खामनेई का जो है वक्त लगभग पूरा हो चुका है। अब ऐसे में जो है हटाने की बात जो है वो इसको लेकर के ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन एक सवाल कि अब उत्तराधिकारी के तौर पे क्या अब यही जो धार्मिक सरकार है वही आगे बढ़ेगी, कि लोकतंत्र फिर से वहां पर जो है बहाल होने की जो है एक तस्वीर जो है वो दिखाई दे सकती है? क्या वो एकदम आपने सही बताया। एकदम जे लोग पीपल आर फेड अप इन ईरान विद दिस रिलीजियस एक्टिविटीज जो है, और यहाँ पे काफी डिप्रेशन में है। इस्लाम में जो दिखाया गया है, लेडीज का कोई इज्जत नहीं है, उनको बुर्खा में या हिजाब में रखना है, उनका एजुकेशन लिमिटेड है,
और बाहर जाना भी उसका रेस्ट्रिक्टेड है। जो आदमी औरत विदाउट बुर्का जाएगा उसको जेल में भेजा जाएगा या उसके ऊपर टॉर्चर किया जाएगा, वगैरह वगैरह, तो हमें मालूम है। तो ये एक डेमोक्रेसी आने का संभावना है, काफी अच्छा लेकिन है सर जे। खामनेई तो और बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि उनका जो अभी तक ये चला आया है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने किसी उत्तराधिकारी का नाम जो है वो जरूर घोषित करना चाहेगा खामनेई। ऐसे में अभी जो जानकारी जैसे मिल रही है कि शायद बेटा जो है वो ना हो। हाँ, वो तो है ही। कोई डिक्टेटर दुनिया में, मैं आयतुल्लाह खोमेनी को डिक्टेटर ही बोलना चाहता हूँ। वो जो रिलीजियस लीडर, ऑल पावर कंट्रोल्ड अपना हाथ में, वो कोई नहीं जाना चाहता है। सभी सोचता है कि मैं सारी जिंदगी इसी चेयर में रहूंगा मरने तक। सो ये तो है ही। तो खमैनी भी नहीं चाहता है जे वो चले जाएं और दूसरा कोई आए। लेकिन वो एक, ही इज एजेड, ही इज 90 प्लस है उनका उम्र, और काफी दिन से वो इस पोजीशन में है। 30 साल हो गया है। तो उनका एक सक्सेशन कोई तो होगा। जी। वो चाहेगा जे वो रिलीजियस ऑर्डर ही रहे चालू। लेकिन मेरे को लग रहा है, आपने सही बताया, जे एक डेमोक्रेटिक रूल के लिए भी ये ईरान जा सकता है।